अगर आप लोगों के बीच से कोई सुझाव आए तो सुझाव भी हम लोग रखना चाहते हैं कि आपके बीच से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग भी दे सकते हैं। बोले गांव है बावघाट थाना में, बगल में मुरोड़िया गांव है जो कि कोरमा थाना में है। यहाँ के लोग को जाने आने में बहुत काफी परेशानी होती है, कोई भी समस्या। घाटे तो सुबह के बाद में है, बगल में अकरपुर गांव है सर, गदबदिया सियावत, ये 4 गांव इसमें आ जाता तो लोग को यहाँ सहूलियत मिलता। सर के भी जाने आने में इनके माध्यम से वो लोग भी सहूलियत का लाभ लेते। सर यही समस्या मेरा हम पंचायत समिति बोल रहे हैं, मेरे पंचायत भदौसी जो है थोड़े गांव भी टिपिकल है तो ये बावघाट में ही, तो बावघाट थाना में ही जोड़ा जाए क्योंकि कोरमा थाना में भी वर्तमान है और जाने जाने में बहुत दिक्कत वहाँ। उपस्थित जितने भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। महोदय जी से मेरा अपील है कि हम कई बार थाने जाते हैं तो हमें रिसीविंग नहीं मिलता है, तो रिसीविंग का भी प्रावधान अगर हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं भी हम डीएम के पास जाएं, सीओ के पास जाएं, थाना जाएं तो किसी भी आवेदन का रिसीविंग नहीं मिलता है। रिसीविंग मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें भी कहने का मौका मिल जाए कि जी हमको इतने दिन से दिए आवेदन, हमारा कुछ हुआ नहीं। बस यही कहना था, बाकी आप धन्यवाद। कुछ दिन पहले छोटा मोटा विवाद हो जाता था, पटना से जज साहब फला जितने भी पदाधिकारी आते थे बैठते थे, पंचायत सरकार भवन बगल में 3-4 किलोमीटर दूर में भदौसी पंचायत, पूरे प्रखंड में लगता है कि और कहीं तो नहीं बना है ना, पूरे प्रखंड में एक ही पीस मात्र मेरा पंचायत गौर में 2 पंचायत बना, 3 पंचायत खाली है। लेकिन यह मामला जो है दरोगा जी भी एसपी भी जाना पड़ता है, पहले नहीं इतना हम लोग का हुआ, 2-4 कांड हमारे साथ भी हुआ था, मामला वहीं पर दोनों आदमी को सोल्व कर दिया जाता था। यह जो है आपसे निवेदन है एसपी साहब कि घाटकुंआ प्रखंड के भदौसी पंचायत भदौसी गांव में ही है, यह सरकार के पैसा जो है नजायज जा रहा है, करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें उपस्थित कोई नहीं रहता है। अभी जो किसान वाला काम हुआ है, कुछ दंगल चला तब किसान लोग का सहूलियत हुआ, लेकिन जो ये न्याय वाला काम होना चाहिए, न्यायालय भवन जो कि थाना आते थे कोरमा पड़ता उसका थाना, हम चाहते थे कि वो भी हमारा छोटा थाना है तो भी हमारे पंचायत में आधा उधर हो जाता, आधा इधर हो जाता, तो वह भी गांव यही थाना में होना चाहिए और थाना भी जल्द बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सरकारी भवन है, प्रखंड है, बावघाट थाना पड़ता है। बहुत महसूस करके हम लोग काम किए थे इसमें भी कि नहीं हमारा थाना बावघाट में हो, जमीन भी उपलब्ध है लेकिन नहीं हो रहा है, इसे कारण हम लोग को जनता का दिक्कत है। लेकिन न्यायालय भवन बना है, वह जो पंचायत भदौसी गांव पड़ता है पंचायत में बस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। साहब जाते हैं जांच में भी जाते हैं तो आधा दूर से घूर जाते हैं, तो उधर पड़वे नहीं करता इनको, तो क्या कोरमा पड़ जाता है। कुछ मामला ये भी 1-2 गांव इसमें जोड़ा जाएगा जो कि 9 गांव से 15 गांव 10 गांव होगा तो अच्छा रहेगा, हमको जैसा लग रहा है। प्रखंड का ही मामला है, लेकिन उस पंचायत भवन में जो न्यायालय भवन है, जो सरकार का पैसा अवरुद्ध जा रहा है, कोई थूकने वाला नहीं आ रहा है। देख रहे हैं न्यायालय भवन में जज आते थे पटना से, लेकिन अभी तक कोई नहीं इस पर कार्रवाई किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए। एसपी साहब हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। सर थाना का भी भवन यहाँ बना हुआ है सर, यहीं बगले में है सर, देख भी सकते हैं, थाना के नाम से पर्सनल भवन बना हुआ है। जो भी है पहले हमें लगता है कि ओपी टाइप का छोटा सा होगा। अभी थाना का जहाँ तक बात है तो थाना भवन के लिए जो जमीन चिन्हित हुआ था, पहले मात्र 50 डिसमिल जमीन भी दिया गया था, लेकिन हम फिर प्रयास करके 50 डिसमिल और हम उसमें ऐड करवा दिए हैं। 1 एकड़ जमीन जो है टोटल, मतलब 100 डिसमिल जमीन जो है थाना भवन के लिए
वो ऑन पेपर हो चुका है और थाना भवन बनने का जो है काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। हमें लगता है कि 2-3 महीने के अंदर जो है, क्योंकि वो टेंडर में चला गया है, टेंडर में गया हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर ही जो है टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, एजेंसी का चयन हो जाएगा और थाना भवन बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यायालय वो तो पंचायत सरकार भवन का है ना, पंचायत सरकार भवन का। तो इसके संदर्भ में हम लोग अगर वहां पर, क्या वहां सरपंच तो है ना? अच्छा, अब और बाकी जो न्याय मित्र, वाणी मित्र, सबका व्यवस्था नहीं है कुछ नहीं। ठीक नहीं, तो इसके संदर्भ में हम डीएम साहब से बात करेंगे ताकि उसको व्यवस्थित कराएं, इसलिए कि अगर ग्राम कचहरी फंक्शनल रहेगा, ग्राम कचहरी फंक्शनल रहेगा तो बहुत समस्या का समाधान आपके पंचायत के अंतर्गत होगा। नहीं आते हैं जो सरारी थाना पड़ता है, अगर खुदा खास हम लोग यहाँ आते हैं, ड्यूटी जीविका से हैं, ड्यूटी करने आते हैं, अगर रास्ता में कुछ भी हो गया तो हम लोग का यहाँ आवेदन आते देने के लिए, तो हम लोग का भी आवेदन लिया जाए, क्योंकि सरारी तो हम लोग जा नहीं सकते हैं सर, लेडीज है यहाँ, हम लोग को संभव है सर। हाँ, आप अगर कहीं भी अगर कुछ होता है आप आवेदन दे सकती हैं। अगर घटना स्थल लगेगा, पहला काम तो यह है कि आवेदन मिलते के साथ ही बैठक रखे हैं, बैठक में सिर्फ जनता दरबार ही नहीं बल्कि एक ये जन संवाद कार्यक्रम भी है। जन संवाद का मुख्य मकसद यह है कि थाना के संदर्भ में आपका सुझाव, सलाह और आपसे आज बैठेंगे तो पहला तो एक दूसरे से परिचय बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बात बोलने में लोग हेजिटेट करते हैं, मतलब कि बोलने में डरते हैं। तो अगर हम लोग सामने रहेंगे तो वो डर आपकी निकलेगी और आप अपनी बात को बहुत रखेंगे। इसीलिए हम हर एक थानों में, मतलब कि सप्ताह में 2 थाने हम लोग जा रहे हैं और जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे आवेदन आते हैं जो कि उनकी समस्या जो है, जो आम पब्लिक की समस्या है, उनकी समस्या को भी सुना जाता है और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहुत सारे समस्या का समाधान भी हुआ है, मगर जन संवाद जब हो रहा है तो जन संवाद के माध्यम से कुछ बातें हम आप लोगों के बीच भी रखना चाहते हैं। अभी के समय में जो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता है, हम देख रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच रिश्ता में बहुत दरारें आ रही हैं, बहुत दरारें नजर आती हैं। हमारा आंख, नाक और कान पब्लिक है, आप है, जनता है। अगर 3 लाख 4 लाख के आबादी पर एक थाना है तो हर व्यक्ति के पीछे थाना संभव नहीं है कि पहुंच पाए। थाना को जो आसूचना होता है वो आपके माध्यम से होता है, मिलता है, और आपका जब प्यार और व्यवहार थाना के प्रति नहीं बना रहेगा तो आप भी किसी बात का सूचना देने में हिचकिचाएंगे। आप भी सोचेंगे कि हमको क्या जरूरत पड़ा है कि हम थाने को सूचना दें। इसीलिए आपके और थाना के बीच में, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संवाद होना चाहिए, वो संवाद की निरंतरता को बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरीके का आयोजन भी कर रहे हैं और पब्लिक से गेट टुगेदर भी हो रहा है, ताकि आपके बीच पब्लिक के प्रति, जब पुलिस के प्रति आपके बीच थोड़ा विश्वास बढ़े। हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी बातें होती है, छोटी मोटी बात को भी लेकर के हम थाने आते हैं, थाने में आकर के हम कांड दर्ज करते हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस जो है तुरंत जिसके खिलाफ हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है वो तुरंत जाकर के उसको गिरफ्तार करके और जेल भेजे। तो इस बात से आप लोगों को थोड़ा सा अवगत होने की जरूरत है कि अब बहुत सारे मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी नहीं कर रही है, खास करके 7 साल से नीचे के अपराध का जो कांड हुआ, घटनाएं, उस घटना में पुलिस
के पास अगर कोई मामला आता है तो वो उसमें जो भी एक्यूज है, जब कांड दर्ज होता है, कांड दर्ज होने के बाद उसमें जो पुलिस की कार्रवाई होती है, कार्रवाई 41 दे करके उसमें माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने की कार्रवाई होती है। खास करके जब कांड अंकित होता है तो जो हमारा सुपरविजन की प्रक्रिया होती है, ये सारी होती है, वो तो चलती ही है, लेकिन 7 साल से नीचे के सजा वाले में हमें 41 दे करके आरोप पत्र समर्पित करना है। इसका कारण क्यों? इसका कारण ये है कि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं थाने में या कोर्ट में जा रहे हैं, जिसमें कि मामला होता है छोटा, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके मामले को गंभीर बना करके कांड अंकित किया जाता है। अब जैसे होता क्या है कि दो पक्ष के बीच में गाली गलौज हुआ, लपड़ थप्पड़ हुआ। अब जब गाली गलौज और लपड़ थप्पड़ हो गया तो उसमें जब थाने में कांड अंकित करवाने वो एक पक्ष आएगा तो वो जरूर बोलेगा कि हम पॉकेट में जो है 50,000 रुपया रखे हुए थे, 10 भर का सोना का चैन पहने हुए थे, हाथ में मेरा टाइटन का घड़ी था, वो सब छीन लिए मामले को गंभीर बनाने के लिए। तो जब ये कांड जब जानते हैं लोग कि जब तक हम छीनने की बात नहीं FIR में दर्ज करेंगे तब तक मामला गंभीर बनेगा नहीं और पुलिस की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे केस में होते हैं। तो जो अनायास पब्लिक को छोटी छोटी मामले में जो जेल जाना पड़ता था, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 7 साल से नीचे के सजा वाला जो भी केस है उसमें आपको इमीडिएट गिरफ्तार नहीं करनी है। आप पहले 41 उस व्यक्ति को FIR दर्ज होने के 15 दिन के अंदर आप 41 दें, 41 की कार्रवाई करके फिर आप चार्जशीट दें, और 41 में ये रहता है कि आप समय सीमा के अंदर माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय को सहयोग करेंगे। अगर वो व्यक्ति माननीय न्यायालय को सहयोग नहीं करता है, अपना पक्ष नहीं रखता है, तब माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी की जाती है और उसकी गिरफ्तारी होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे पति पत्नी का विवाद, पति पत्नी का विवाद होता है, उसमें डाउरी एक्ट लग जाता है। डाउरी एक्ट लगने के बाद ये तो है कि जब केस दर्ज होगा तो पूरे परिवार पर मामला दर्ज होता है। इवन यहाँ तक कि जो गोतिया नैया होते हैं उनको भी उसमें एक्यूज बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो डाउरी एक्ट का जो मूल मकसद होता है, वो मूल मकसद से लोग भटक जाते हैं और इसका मिसयूज भी होता है। तो इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्रवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत है और उसका अक्षरशः पालन सभी थाना को करना है, अक्षरशः पालन करना है। तो एक तो ये है, दूसरा चीज ये है कि जो माननीय न्यायालय में थाने में छोटी छोटी बात को लेकर के लोग चले आते हैं और मामला दर्ज करवा देते हैं। आप सभी यहाँ पंचायत कितना है इस थाना से? 5 पंचायत है। 5 पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, काम प्रगति पर है। काम प्रगति पर है। तो पंचायत सरकार भवन में भदौसी पंचायत में बना हुआ है। अच्छा, पंचायत सरकार भवन में हर पंचायत सरकार भवन में ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई है। ग्राम कचहरी एक तरीके से न्यायालय का ही काम करता है, वो भी पंचायत का। हर एक पंचायत में ग्राम कचहरी को अच्छे से संचालित करने के लिए एक न्याय मित्र की व्यवस्था है। पहले कार्य होता था भदौसी में, लेकिन अब नहीं होता। वही कह रहे हैं कि मतलब कि लीगल पहलू को देखने के लिए एक न्याय मित्र की मानदेय पर व्यवस्था की गई है। न्याय मित्र जो भी लीगल पहलू होता है उसको वो न्याय मित्र देखते हैं। एक तरीके से एक कोर्ट का ही संचालन जो है आपको ग्राम कचहरी में चलना है। उसमें ग्राम कचहरी में जो भी मकसद क्या है, उसका मकसद यही है कि जो भी पंचायत के अंदर छोटी मोटी विवादें होती हैं
जैसे भाई भाई के बीच विवाद हुआ, बंटवारा का विवाद हुआ, नली गली का विवाद हुआ, छोटा मोटा पति पत्नी और गोतिया के बीच जो विवाद हुआ, ये सारे मामले को पहले जो है ग्राम कचहरी में जाकर के आवेदन देना है और ग्राम कचहरी में उसका जो ग्राम कचहरी के सरपंच होते हैं वो दोनों पक्ष को नोटिस दे करके वो बुलाते हैं और बुला करके मामले में सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद जो है उसका त्वरित निष्पादन भी होता है। चूंकि ग्राम कचहरी जो पंचायत के अंदर के लोग उसमें होते हैं तो उन्हें हर पहलू की जानकारी भी होती है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो ये ग्राम कचहरी का जो व्यवस्था है वो एक संवैधानिक व्यवस्था है और हम चाहेंगे कि आप जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, आप छोटी मोटी बात को लेकर के जो कोर्ट और कचहरी और थाने का जो आम पब्लिक को चक्कर लगाना पड़ता है उसके प्रति आप उसको अवगत कराएं कि भाई छोटी मोटी बात को लेकर के आप थाना और कोर्ट कचहरी नहीं जाएं, पहले आप ग्राम कचहरी में आए। यानी कि सरकार के स्तर से भी ग्राम कचहरी को पूरी तरीके से संचालित करने के लिए काफी व्यवस्था की जा रही है। अभी आज के समय में पूरे बिहार में लगभग 13 लाख मुकदमे अनायास ही लंबित चले जाते हैं और माननीय न्यायालय मुकदमों के बोझ तले दबी हुई है। जब इतना मुकदमा लंबित है तो आप सोच सकते हैं कि जो नए मुकदमे दर्ज होंगे तो अविलंब जो है न्याय मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए नली गली के विवाद, मारपीट, लपड़ थप्पड़ के विवाद आप कोर्ट कचहरी में लेकर के जाएंगे और आपका मामला 6 साल तक चलेगा, उसमें जो गवाही होगी, सारे चीज हो गए, करते करते आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 साल भी एक मुकदमा चलता है तो 6 साल दोनों पक्ष का एक तरीके से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरीके से लॉस होती है, तीनों लॉस होता है। अगर आप कचहरी जाते हैं तो उस दिन भर का जो है आपका मेहनत मजदूरी खत्म। दूसरा, आप जब कचहरी जाएंगे तो कचहरी में कोई न कोई वकील को आप जरूर हायर करेंगे, वकील साहब को जरूर रखेंगे, तो वकील साहब का फीस जो होगा वो अलग। उसके अलावा जो आप जाएंगे तो आप ये भी दिन भर टेंशन में रहेंगे कि मेरे केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों स्तर से आपकी क्षति है। तो जो सही है, जो थाना और कोर्ट कचहरी जाने लायक मामला है, उसी मामले को आप वहां तक ले जाएं, ये छोटी मोटी विवाद को नहीं ले जाएं। अभी मुकदमे की बढ़ती संख्या को देख करके आप लोग भी देखते होंगे कि हर एक 3 महीने पर राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था सभी जिला न्यायालय में हो रहा है, होता है कि नहीं? राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब क्यों है? मकसद यही है कि जो दो पक्ष छोटी मोटी बात को लेकर के थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, दोनों पक्ष आपसी सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे का निपटारा करें। और काफी संख्या में मुकदमे का निपटारा हो भी रहा है। अब वो मामला ज्यादा निपटारा हो रहा है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल खींच चुका होता है। दोनों पक्ष जो है जितना भी पैसा खर्चा करना होता है करके थक चुके होते हैं, तब जाकर के राष्ट्रीय लोक अदालत में वो मामला लेकर के जाते हैं और मामले का वहां निपटारा होता है। तो उतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है? आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले आप सीधा सीधी अपने ग्राम कचहरी में जाइए, ग्राम कचहरी में मामला ले जाइए। आपके जो भी ग्राम कचहरी के पंच सरपंच है वो लोग बैठेंगे, दोनों पक्ष को बुलाएंगे, दोनों पक्ष को नोटिस करके बुलाएंगे और दोनों पक्ष को पंचायती के माध्यम से मामले का निपटारा करेंगे। इसमें ना आपको शारीरिक क्षति होगी ना आर्थिक क्षति होगी। आपका जो भी मामला है उसका त्वरित निष्पादन भी होगा, उसमें त्वरित निष्पादन होगा। अगर ग्राम कचहरी में अगर मामला आया
सरपंच अपना निर्णय दिए और निर्णय के बाद भी अगर कोई एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है, तब आप थाने में आकर के अपने प्रोसीडिंग के साथ एक आवेदन दीजिए कि हमने ये मामला मेरे ग्राम कचहरी में आया, हमने ग्राम कचहरी में सुनवाई किया, फलाने को दोषी पाया और इनके ऊपर ये दंड जो है अधिरोपित की गई, मगर ये मानने को तैयार नहीं है, अतः इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद थाना जो है अपना कार्रवाई प्रारंभ करे। हर चीज का व्यवस्था है और ग्राम कचहरी संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था को हम सभी को मानना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के पश्चात लागू हुआ। पहले जो है, आज से हमारे दादा परदादा के जमाने में जो गांव में मुखिया की व्यवस्था थी, पहले आप लोग सुने होंगे कि गांव में कोई भी मामला होता था तो पहले मुखिया जी के पास जाता था। अब मुखिया जी गांव में पंचायती करके जो निर्णय लेते थे वो सर्वमान्य होता था। गांव का एक भी व्यक्ति को उसका विरोध करने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि गांव में जो पंचायती होती थी मुखिया जी के नेतृत्व में, वो पंचायती सर्वमान होता था। अभी भी किसी सिनेमा जो पुराने कॉन्सेप्ट पर जो सिनेमा बनता है, आप लोग उसमें देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे कि मुखिया का क्या महत्व होता था। वही पुरानी परंपरा को ग्राम कचहरी के माध्यम से सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे तो उस परंपरा को पुनः अपने पंचायत के अंदर लागू कर सकते हैं, और जब वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा, कार्य करने लगेगा, तो आपको छोटी मोटी बात को लेकर के थाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने तंत्र पर, आपके पंचायत के तंत्र पर इतना विश्वास हो जाएगा, आप सोचेंगे कि हम जब पंचायत में ये मामला ले जा रहे हैं, ग्राम कचहरी में ये मामला ले जा रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे ग्राम कचहरी में हमारे साथ न्याय है। तो ये पुरानी व्यवस्था हम सभी को पुनः अपनाने की जरूरत है। अगर हम सभी इस पुरानी व्यवस्था को अपना लेंगे तो हमें न्याय के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि गांव में जो भी विवाद होते हैं, वो ज्यादातर विवाद आपसी, जो छोटी मोटी बातें होती हैं कि इसका जानवर उसके खेत में चला गया और उसका खेत का जो है फसल चल गया, उनका घर का दरवाजा मेरे तरफ खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, उनका बच्चा हमारे दरवाजे पर पेशाब क्यों कर दिया। ज्यादातर ऐसा ही मामला होता है, गांव का मामला ज्यादातर ऐसा ही होता है। यही छोटा छोटा मामला जो है लेकर के बड़ा विवाद बना करके और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग चले जाते हैं। बहुत तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि छोटी मोटी बात को लेकर के लोग जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो अपना खेत आधार तक बेच करके मुकदमे लड़ते रहते हैं। तो भाई इतना करने की क्या जरूरत है, आप इसका निपटारा करिए। और हम चाहेंगे कि ग्राम कचहरी को आप सभी सशक्त बनाइए, ग्राम कचहरी में इस बात को लाइए। अभी जो हमारे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में नया क्रिमिनल लॉ लागू हुआ, नया कानून लागू हुआ। जो पहले के जमाने में जो अंग्रेजियों के समय का जो कानून था, उस कानून में आमूलचूल परिवर्तन किया। उसमें जो है पहले पुलिस की जो मनमानी थी, उस मनमानी को कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास हुआ। पहले होता था क्या कि कोई भी पीड़ित थाने में आया, थाने में आकर के उसने अपना FIR दर्ज करवाया। अब FIR होने के बाद हमारे जो अनुसंधानकर्ता थे वो अपने मन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन चाहे सप्ताह बाद मन हुआ तब वो गए PO पर जाकर के PO नोट कर रहे हैं,
वादी से मुलाकात कर रहे हैं, उनका बयान ले रहे हैं। वादी अपने बयान में कुछ बोल रहा है, गवाह अपने बयान में कुछ बोल रहा है, वो अपने डायरी में कुछ लिख रहे हैं। तो इस व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अभी जो नया आपराधिक कानून लागू हुआ है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जब भी एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद जो है आईओ को घटना स्थल पर जाना है, घटना स्थल को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि घटना स्थल का घेरा बनाना है, सुरक्षित करना है कि घटना स्थल पर क्या क्या साक्ष्य है, साक्ष्य का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना है, वहीं पर कंप्लेंट का बयान वीडियो में दर्ज करना है। अभी सरकार सभी अनुसंधानकर्ता को मोबाइल और लैपटॉप उपलब्ध करवा दिया। उसका बयान का जो है वीडियोग्राफी करना है मोबाइल के माध्यम से, और वीडियोग्राफी करने के बाद पूरा पीओ का भी जो प्लेस ऑफ ऑफरेंस है उस घटना स्थल का भी वीडियोग्राफी करेंगे, और वहां आईओ अपना सेल्फी लेकर के घटना स्थल पर अपना सेल्फी लेकर के ई साक्ष्य ऐप, एक सरकार का डेवलप किया हुआ ऐप है ये ई साक्ष्य ऐप, उस ई साक्ष्य ऐप पर उसे तुरंत अपलोड करना है। जब वो ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड होगा तो उस समय उस वीडियो में डेट और टाइम, वो तो कोई भी आप भी अगर किसी का वीडियो बनाएंगे कुछ करेंगे तो डेट और टाइम दोनों सामने आता है। तो डेट और टाइम दोनों जो है सामने उसको स्क्रीन पर आ जाएगा, और अपलोड होने के बाद जो है एक एसआईडी नंबर उस वीडियो से संबंधित मिलता है, इस साक्ष्य के द्वारा वो क्रिएट होता है। वो एसआईडी नंबर जो है उस केस का, घटना स्थल का और उस जो वीडियोग्राफी अपलोड हुई है उसका वो एक नंबर होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे आईओ एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन बाद अगर घटना स्थल पर जाएंगे तो 5 दिन बाद का ही डेट और टाइम मेंशन होगा। तो जो एक आईओ की जो मनमानी होती है वो भी बंद होगा। बहुत सारे ऐसे मामले भी होते थे कि गवाह जो है गवाही देकर के पलट जाते थे। अभी जो है आए हमारे सामने कुछ गवाही दिए, 4 दिन 5 दिन बाद आकर के बोले कि नहीं हम तो ये गवाही दिए ही नहीं थे, तो कुछ और दिए थे, ये अपने मन से लिख दिए। तो उस पर भी कंट्रोल होगा क्योंकि वो वीडियोग्राफी में बयान किया हुआ रहेगा, तो वो उससे करने का कोई प्रश्न भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज है। इसके अलावे जो भी कांड का अनुसंधान होगा, पहले आईओ डायरी लिखा करते थे पेन एंड पेपर के माध्यम से, अब जो है जो भी अनुसंधान होगा वो अपने लैपटॉप पर वो अनुसंधान करेंगे और अपने लैपटॉप में कंप्यूटर टंकित ही रहेगा। अभी आपको उसका कंप्यूटर पर टंकित करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके डायरी सबमिट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अब ऐसा भी आएगा 2 महीना 4 महीना या 6 महीना पर कि अब उसको जो है डायरी जो है प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा आईसीजीएस नेटवर्क से सारा चीज कनेक्ट हो जाएगा। आईसीजीएस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कोर्ट, हॉस्पिटल, थाना, ये सारा एक नेटवर्क से जुड़ जाएगा और उसको अपने लैपटॉप के माध्यम से उस नेटवर्क पर उसको अपलोड कर देगा डायरी को। तो कोर्ट को भी डायरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी कारण बस जो है कोर्ट में कोई एक्यूज गया, बेल के लिए गया या कुछ के लिए गया, तो कोर्ट आईओ से डायरी का डिमांड करता है। डायरी जो है आईओ को मन हुआ तो कोर्ट में डायरी दिए, नहीं दिए, कोर्ट बार बार जो है थाना को आवेदन भेज रहा है कि भाई डायरी दीजिए, लेकिन वो भेज नहीं रहा है। तो इसमें जो है आईओ अनुसंधान करने के बाद कंप्यूटर पर अपना टंकित करने के बाद वो उसको आईसीजीएस नेटवर्क पर अपलोड करेगा, तो वो कोर्ट के भी नेट में स्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज आप लोग ब्लॉक का, पंचायत में कोई भी योजना का होता है तो नेट के माध्यम से देखते हैं, अपलोड होता है, तो उसी तरीके से ये भी कोर्ट को दिखना स्टार्ट हो जाएगा और कोर्ट को डायरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आईओ को किसी अभियुक्त के लिए जो है वारंट
के लिए कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना लैपटॉप पर टाइप करके उस नेटवर्क पर अपलोड कर देगा, तो उस कोर्ट को जो है वो दिखने लगेगा कि आईओ ने इस पर वारंट के लिए प्रे किया है, तो कोर्ट को भी समय सीमा के अंदर जो है वारंट देना पड़ेगा। इसी प्रकार डॉक्टर की भी मनमानी काफी रहती है। कोई भी पीड़ित जो इंजर्ड है, घायल है, वो हॉस्पिटल में गया इलाज करवाने के लिए, इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब इंजरी रिपोर्ट अपने मन मुताबिक जब होता है तब इंजरी रिपोर्ट लिखते हैं। इंजरी रिपोर्ट लिखते हैं 1 महीना बाद, लेकिन जब वो साइन करेंगे तो जिस दिन इंजरी देखे हैं उसी दिन का साइन किया हुआ रहता है और आईओ को मिलता है 1 महीना बाद। तो इस पर भी सरकार के स्तर से क्रिमिनल लॉ में अंकुश बैठाया गया है। एक मेडिको लीगल एक्ट डेवलप हुआ है जो कि वो भी आईसीजीएस के माध्यम से जुड़ा हुआ रहेगा। अब डॉक्टर को भी इंजरी जिस दिन देखे उसी दिन इंजरी लिख करके वो मेडिकल लीगल एक्ट पर जो है उसको अपलोड करना है। अब उसको जो है उस ऐप पर अपलोड करेंगे तो ये चीज जो है आईओ को भी दिखेगा और माननीय न्यायालय को भी वो इंजरी दिखेगा। अब ना आईओ को जाना पड़ेगा इंजरी लेने के लिए, ना कोर्ट को इंजरी मंगवाने के लिए आईओ को कॉल करना पड़ेगा या लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये सारे आमूल चूल परिवर्तन जो है अब नए क्रिमिनल लॉ में हुए हैं, जिस पर कि अभी 100% तो ये सारे बिंदु पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको दुरुस्त करने के लिए। अभी हमारे सभी आईओ के पास जितने भी केस के अनुसंधान करता है सबको लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध करवा दिया गया है। यह कार्रवाई के लिए बहुत लोग ये सारे काम कर रहे हैं। सारा केस जो है वो लैपटॉप पर ही टंकित होकर के उसका अनुसंधान हो रहा है और हम समझते हैं कि धीरे धीरे 2-4-5 महीना में सारा जो सरकार का न्यू क्रिमिनल लॉ के अनुसार जो व्यवस्थाएं की गई है वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। अगर किसी का भी कोई त्रुटि रहेगा तो उसको ट्रेनिंग दे करके दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावे जो नया क्रिमिनल लॉ है उसमें यह भी व्यवस्था किया गया है कि आईओ के द्वारा जो भी किसी के यहाँ रेड और छापामारी की जाएगी तो उसका भी प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी है। प्रॉपर वीडियोग्राफी में ही रेड छापामारी या कुछ बरामद होता है तो प्रॉपर वीडियोग्राफी में करनी है और उसको वीडियोग्राफी करके उसको पेन ड्राइव के माध्यम से माननीय न्यायालय में भी सबमिट करना है। माननीय न्यायालय भी जो है जब तक वीडियोग्राफी नहीं रहेगा, मान लीजिए आपके घर से किसी के यहाँ रेड करने पुलिस गई और उसके यहाँ से हथियार मिला या कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान मिला, अगर वो वीडियोग्राफी नहीं किया है तो उसमें आईओ के ऊपर कार्रवाई निश्चित है। अगर आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, तो प्रॉपर उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसको माननीय न्यायालय में उसे सबमिट भी करना है, मतलब कि प्रस्तुत करना है एज ए एग्जिबिट। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो कि आप सभी को भी धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे चीज किया गया है एक पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि पुलिस की जो मनमानी होती थी वो मनमानी नहीं हो। अगर किसी भी चीज में कोई भी केस हुआ है तो केस का स्पष्ट बयान, वीडियोग्राफी, सर्च एंड सीजर, ये सारे चीज के माध्यम से स्पष्ट दिखे ताकि ये सही है और ये गलत है। ना तो किसी को फंसाने के उद्देश्य से अपराध कांड अंकित किया गया हो, न ही पुलिस द्वारा किसी को फंसाने का कोशिश की जाए। ये सारी बातें जो है स्पष्ट करने के लिए हम चाहे कि आप सभी के बीच में जो हमारे नए कानून में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उन सभी के बारे में आपको अवगत कराएं, क्योंकि आखिर अंततोगत्वा उस कानून का सहारा हम सभी को लेना है। किसी न किसी बात को लेकर के जब भी कोई पीड़ित होता है तो कानून का सहारा लेता है। जब कानून का सहारा लेना है तो उस कानून से अवगत होना हमारी धर्म कर्तव्य है।
कि हमें भी उस कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको लगता है कि हम अपने घर में बच्चा को पीट रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपने बच्चा को पीटें, लेकिन ये भी गलत है। अगर कानूनन देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे आपको इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहां आप अपने बच्चे को छापड़ा मार भी नहीं सकते हैं। अगर आप एक बच्चे को छापड़ा मारते हैं तो उसमें भी जो है बच्चा चाहे तो अपने पेरेंट्स के ऊपर केस कर सकता है। अब केस होता है। तो कानून की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कानून के ज्ञाता होंगे, कानून का आपके ऊपर कानून की जानकारी आपको रहेगी